हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारे सोर एंड बिटर टेस्ट होते हैं, जो हमारे फूड के अंदर आते हैं, मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे एसिड एंड बेस की वजह से होते हैं, प्रेजेंट इन देम। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ acidity after overeating, which of the following will you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। सो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। सो which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other effects. So इन लोग का एसिड एंड बेस का एबिलिटी होता है जिससे कि ये नलीफाई कर देते हैं अपने इफेक्ट को। मतलब अगर एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में होगा तो वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब ना ही एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक मीडियम रहेगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। सो हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी फूड का हमें सोर टेस्ट लगता है, किसी का बिटर टेस्ट लगता है, और उसको हम बिना टेस्ट किए भी हम पता कर सकते हैं बाई जस्ट स्मेलिंग देम। एंड और भी टेक्निक्स होती हैं पता करने के लिए कि ये सोर है कि बिटर है। सो यू हैव ऑलरेडी नोन दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट। सो हमें ये मालूम है कि जो एसिड होते हैं वो हमारे सोर टेस्ट में होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। और ये हमारा जो लिटमस पेपर होता है उससे हमें पता करते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। सो उसमें उसका जो कलर होता है फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है, चेंज हो जाता है उसमें। वेर एज द bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. So जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं एंड वो अपना कलर चेंज करते हैं फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। सो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक भी हमारा जो हल्दी होता है वो भी एक तरह का ऐसे ही इंडिकेटर होता है। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth became reddish brown when shook? So आपने देखा होगा कुछ खाना गिर जाता है तो फिर उस पर कुछ ना कुछ स्पॉट स्टेन आ जाता है। सो यहाँ पे इसी की बात की गई कि स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। सो हम अगर सोप से उससे हम धो रहे होंगे सो रेडिश ब्राउन कलर वो वहाँ पे उस स्पॉट पे हमें देखने को मिलेगा। विच इज़ इन बेसिक इन नेचर। जो हमारा सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। स्क्रब ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर हम और ज़्यादा पानी से अगर हम धोएंगे तो वो येलो में जो स्टेन होगा येलो में कन्वर्ट हो, मतलब टर्न हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। सो हम ये भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम पता कर सकें कि ये हमारा सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, how acid and bases cancel out each other effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं एसिड बेस में, एंड क्या क्या एसिड बेस मतलब कैसे कैंसिल आउट करते हैं अपने आप को, मतलब ईच अदर इफेक्ट, एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। जो हमारे डे टू डे लाइफ में लाइक एसिडिक एंड बेसिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक है एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। सो यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है। दिस इंडिकेटर टेल्स अबाउट वेदर सब्सटेंस बेस एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। सो ये जो जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है
और बेसिक है इन बाय चेंजिंग द कलर। सो कलर उनका चेंज हो जाता है, उससे हमें मालूम चल जाता है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। देयर आर सब सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, सो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। These are called olfactory indicators, इन्हें हम olfactory indicators कहते हैं। Let us try out some of these indicators. Then, which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of the observation? So, let us do some activities to understand the chemical property of acid and bases. So, हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस and forms a compound called salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal will give salt plus hydrogen gas. So, यहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, जब हमारा एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, सो सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2NaOH plus Zn will give Na2ZnO2 plus H2। सो इसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, जो हमारा ये फॉर्मूला है। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। सो फिर हम यहाँ देखते हैं, द रिएक्शन अकरिंग इन द एक्टिविटी आर रिटन एज, सो टेस्ट ट्यूब 1 में जो हमारा है Na2CO3 plus 2HCl will give 2NaCl plus H2O plus CO2। सो हम यहाँ से देख सकते हैं, जब हमारा मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, सो हमारा वो फॉर्म होता है, एक सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है एंड CO2 फॉर्म होता है। हम यहाँ से देख सकते हैं, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, CaH hold twice, it is a lime water plus CO2 will give CaCO3 plus H2O। ये हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है CaCO3। सो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, सो CaCO3 plus H2O plus CO2 will give CaHCO3 whole twice। ये हमारा एक सॉल्युबल होगा वाटर में। सो limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate। सो ये different types के हमारे calcium carbonate के forms होते हैं, like limestone, chalk and marbles। All carbonates and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। so यहाँ पे हम देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर विथ एसिड रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है हमारा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो आपको ये ध्यान में रखना है। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। सो इन द above activity we have observed that the effect of a base nullified by an acid and vice versa, the reaction taking place written as NaOH plus HCl will give NaCl plus H2O। सो जो हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है, सो दोनों नलीफाई कर देता है एंड वो एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है, जिसमें हमारा एक सॉल्ट बनता है, जैसे यहाँ पे NaCl बना एंड वाटर फॉर्म होता है। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस to give us salt and a water is known as neutralization reaction। In general, a neutralization reaction can be written as base plus acid will give salt plus water। so ये हमारा neutralization reaction होता है, ये हमारा इसमें हमारा salt and water form होता है। so फिर हमारा अगला टॉपिक है reaction of metallic oxide with acids। so हमें ये जानना होगा पहले कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बेस। सो
हमारा यहाँ पे भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही फॉर्म होगा. You will notice that the color of the solution becomes bluish green and the copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid will give salt plus water. So इसमें जो हमारा metal oxide होगा एज अ बेस काम करेगा और वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारा वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होगा लाइक सॉल्ट प्लस वाटर. होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस metallic oxide react with the acid to give salt and water similar to the reaction to the of base with an acid. Metallic oxide are said to be basic oxide. So जो हमारे metallic oxide होते हैं वो एक तरह के basic oxide होते हैं. So फिर हमारा अगला टॉपिक है reaction of non-metallic oxide with base. So फिर हमारे जो ये non-metallic oxide होते हैं ये ऐसा एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक मीडियम में मतलब एसिडिक मीडियम में काम करते हैं मतलब एसिडिक ही होते हैं एसिड ऑक्साइड होते हैं. ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा. यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस react with the carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is familiar to the reaction between an acid and a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. So जो हमारे non-metallic oxide होते हैं वो एक तरह के acidic in nature होते हैं. So फिर हमारा अगला टॉपिक है what do all acid and bases have common in. So in section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical properties. So हमने देखा था कि जितने भी हमारे एसिडिक होते हैं उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं which what leads to similarity in properties we saw in the activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metal. So हमने देखा था जब एसिड हमारा रिएक्ट कर रहा था विथ मेटल सो वो फॉर्म कर रहा था हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो यहाँ पे यही बताया गया कि सारे हमारे एसिड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं जब रिएक्ट करते हैं विथ मेटल. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट whether all compound containing hydrogen are acidic. So the bulb will start glowing in case of acid as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol do not conduct electricity. Glowing of a bulb indicate that there is a flow of electron current through the solution. So जो हमारा अगर बल्ब ग्लो होगा सो उससे हमें ये मालूम चलता है कि जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्रू द सॉल्यूशन वो हो रहा है. इसी चलते हमारे जो बल्ब ग्लो होता है. अगर हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो फिर हमारे जो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय द आयंस. सो ये आयंस के चलते होता है. Acid contains H plus ions as a cation and an anion such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 minus in H2SO4, CH3COO minus in CH3COOH. Since the cation present in the acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions, H plus ions in the solution which are responsible for the एसिडिक प्रॉपर्टीज. जो हमारे H प्लस आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाइज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन.
Do acid produce ions only in aqueous solution? Let us test this. So हम यहाँ देखेंगे. So this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in presence of water. The separation of H plus ions from HCl molecule cannot occur in the absence of water. So हमने यहाँ देखा जो हमारे हाइड्रोजन आयन हैं जो हमारे HCl से प्रोड्यूस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन्स फ्रॉम HCl वो नहीं हो पाएंगे अगर एब्सेंस ऑफ वाटर रहेगा तो. सो HCl plus H2O will give H3O positive plus Cl minus. Hydrogen ions cannot exist alone but they exist after combining with water molecule. So जो हमारे आयंस होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं तभी वो एग्जिस्ट करते हैं. दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोजन आयन. सो इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं. प्लस H plus plus H2O will give H3O plus. We have seen that acid gives H3O plus or H plus ions in water. Let us see what happens when a base dissolved in water. NaOH in water solution will give Na plus plus OH. So हमें यहाँ पे देखा कि जो हमारा NaOH होता है वो टूट जाता है Na plus में, NOH में हमारा टूट गया. Then KOH in water solution will K plus and OH minus Gi is ना. फिर MgOH whole twice will give Mg2 plus 2OH minus. Bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. So जो हमारे bases होते हैं वो mostly form करते हैं हमारे OH minus ions in water. But bases which are soluble in water उन्हें हम alkalis बोलते हैं. Then now we have identified that all acids generate H plus and all bases generate OH minus ions. We can view the neutralization reaction as follows. Acid plus base will give salt plus water. So हमने जो पीछे देखा, the process of dissolving an acid or a base in a water is highly exothermic one. So इसमें हमारा काफ़ी heat involved होता है. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid. हमें काफ़ी ध्यान से करना चाहिए मतलब while mixing. The acid must always be added slowly to the water. So हमें acid डालना चाहिए इन वाटर और भी धीरे धीरे स्लोली, वरना आपका स्प्लैश पड़ेगा एंड आपको काफ़ी जल जाएगा आपका शरीर एंड फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इफ द वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न. सो जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपने काफ़ी तेज़ी से एसिड डाल दिया एसिड एंड फिर वो स्प्लैश होके आपके बॉडी पे गिर गया तो वो बर्न कॉज करेगा. सो काफ़ी मतलब ध्यान से करना है ये सब. द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. सो हमारी जो ग्लास होती है बीकर वो भी हमारी टूट सकती है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन on the can of the concentrated sulfuric acid and on the bottle of the sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or a base with water result in the decrease in the concentration of ions. So अगर हम एक एसिड और बेस को अगर हम वाटर सोल्यूशन में अगर हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है पर यूनिट. सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. सो ऐसे प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड और उसे हम डाइल्यूटेड कहते हैं कि वो हमारा एसिड और बेस डाइल्यूट हो गया है. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग
are acid or base solution. We know that how acid-base indicator can be used to distinguish between an acid and base. So जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे. So we have also learned in the previous section about the dilution and decrease in the concentration of H plus and OH minus ions in the solution. So हमने जो previous टॉपिक देखा अपना, उसमें हमने देखा कि अगर हम पानी मिला देते हैं तो उससे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है H प्लस एंड OH माइनस आयंस का वो कम हो जाता है. कैन बी कॉन्टेंटली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस इज. वी कैन डू this by making use of a universal indicator which is mixture of several indicators. The universal indicator show different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. So ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और ये हमारे डिफरेंट कलर दिखाता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन. अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं, हैज़ बीन डेवलप, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है. द पीएच, पी इन स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स in German, meaning power. On the pH scale, we can measure pH generally from 0, which is very acidic, to 14, which is very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. So, उससे हमें acidic और basic nature of a solution मालूम चलता है. Higher the hydrogen ion concentration, lower the pH of the value. So जितना हमारा हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा उतना ही हमारा pH हमारा कम होगा. The pH of a neutral solution is 7. So जो हमारा न्यूट्रल होता है so उसका हमारा pH 7 होता है. लाइक हमारा सॉल्ट का pH 7 होता है. Values less than 7 is on the scale represent on an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, so उधर से हमारा जो alkaline मतलब basic nature बढ़ जाएगा. It represent as an increase of OH minus ion concentration in the solution. This is increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with a universal indicator used for measuring pH. So उससे हम अपना pH देखते हैं कि ये हमारा solution एसिडिक है कि बेसिक है. सो फिर हम यहाँ से देखते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस. सो जो हमारा स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेस का डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस हमारे H प्लस आयंस हैं एंड OH माइनस आयंस हैं रिस्पेक्टिवली. If we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, अगर हम hydrochloric acid and acetic acid हम लें वो भी same concentration का, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion. So ये हमारे different तरह के hydrogen ion form करेंगे. Acid that give rise to more H plus ions are said to be strong acid. So ऐसे acid को हम strong acid कहते हैं. An acid which give less H plus ions are said to be weak acid. So इसे हम weak acid कहते हैं. So हमारा अगला topic है importance of pH in everyday life. So are plants and animals pH sensitive? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. Living organism can survive in a narrow range of pH. So फिर हमारे बॉडी का जो pH रेंज होता है is about 7.0 to 7.8 और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज में ही हम सर्वाइव कर पाते हैं. When pH of a rainwater is less than 5.6 then it is said to be an acid rain.
सो फिर हमारा जो पीएच स्केल होता है हमारा जो रेन वाटर का, अगर वो 5.6 से कम होगा तो उसे हम एसिड रेन कहेंगे। When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. So फिर वहाँ का जो हमारे रिवर का वो भी वहाँ का भी pH स्केल कम हो जाएगा। मतलब the survival of aquatic in life in such rivers became difficult। और वहाँ का फिर जो भी हमारे aquatic एनिमल्स रहते हैं उनकी जो लाइफ काफ़ी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि पीएच स्केल कम हो गया है। फिर उन जो उस हैबिटेट में रह रहे थे फिर वो चेंज हो जाएगा ना, मतलब सो इस चलते फिर उनको रहने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी इसी चलते। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉइल इन अ बैकयार्ड। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। सो जो हमारा प्लांट होता है उसे एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होता है जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस places and check the pH in a manner described below in the activity 2.12. Also, you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil. So इससे हम पता कर सकते हैं कि सॉइल की पीएच स्केल कितनी है। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट अ स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जो हमारा स्टमक होता है प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ अ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंजेक्शन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो आपने देखा होगा कभी कभी आपको काफ़ी पेन एंड इरिटेशन होता होगा, इस चलते होता है क्योंकि कभी कभी जो हमारा स्टमक होता है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर देता है जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, पेन होता है इस चलते। टू गेट रिड ऑफ पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड हम यूज़ करते हैं, मतलब जिससे कि जो हमारा पेन है थोड़ा कम हो सके इस चलते। क्योंकि जो हमारा एसिड HCl होता है और अगर हम बेस लेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे वो इफेक्ट कम हो जाएगा। One such remedy must have suggested by you at the beginning of a chapter. This antacid neutralizes the excess acid. So ये जो antacid होंगे वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक्सेस एसिड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम A mild base is often used for this purpose. So ये हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक तरह का माइल्ड बेस होता है, इसे भी हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में कि जिससे कि हमारा जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। सो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ अ माउथ लोअर देन 5.5। सो फिर हमारा जो टूथ डिके होता है उस समय होता है जब हमारा पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जो हमारा पीएच स्केल हमारा 5.5 से भी कम हो जाएगा तो उस समय हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम hydroxapatite, a crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in a body। ये हमारा hardest substance होता है बॉडी में। It does not dissolve in water but it is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। so ये हमारा corrode हो जाता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं। when the pH in the mouth is below 5.5, bacteria present in the mouth produces acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। so फिर जो भी हमारे माउथ में जो भी खाना बच जाता है एंड डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स जो भी हमारे फंस जाते हैं दांत में, तो फिर उन्हीं को वहीं पे हमारे कीड़े लग जाते हैं। फिर धीरे 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 वो कीड़ा बढ़ जाता है एंड वहाँ पे टूथ डिके हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट this to clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic। so जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं जिससे कि जो हमारा माउथ का जो एसिडिक हो जाता है सो न्यूट्रलाइज करके
हमारा टूथ डिके से बच सकते हैं। फॉर क्लीनिंग द teeth can neutralize the excess acid and prevent from tooth decay, so उससे हम बच सकते हैं टूथ डिके से। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सो हैव यू एवर स्टंग बाय अ हनी बी? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation। सो आपने देखा होगा जब हनी बी काटती है तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह का काफ़ी पेन एंड इरिटेशन होता है। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्ट्रंग एरिया गिव्स रिलीफ। सो अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें बी ने काटा है, सो वहाँ से फिर हमें थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि हाँ थोड़ा अच्छा फील होगा, वरना बहुत पेन होता है एंड काफ़ी इरिटेशन भी होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। सो जो हमारी बी होती है उसके पास मेथनोइक एसिड होता है उसके नीडल में, उसी से हमें पेन होता है। सो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो विनेगर होता है उसमें हमारा एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में हमारा टैट्रिक एसिड होता है, टमाटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है, सॉर मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होता है जो हमें खट्टा लगता है, एंटासिड में हमारा मेथनोइक एसिड एंड नीटल स्टिंग में भी हमारा मेथनोइक एसिड होता है। सो फिर हम आगे देखते हैं मोर अबाउट सॉल्ट। सो हम अब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। सो हमने देखा था रिएक्शन हो रही थी एंड सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, बट हम सॉल्ट के बारे में और जानेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सो फिर हम यहाँ जानेंगे उनकी जो प्रिपेयर कैसे होता है, उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं सॉल्ट्स के। सो हमारा अगला टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सो पीएच ऑफ सॉल्ट्स हमारा अगला टॉपिक है। सो सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ 7। सो जो हमारे सॉल्ट होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एंड स्ट्रॉन्ग बेस के, उनका जनरली पीएच वैल्यू 7 होता है। On the other hand, salt of a strong acid and a weak base are acidic with pH value less than 7। So जो हमारे strong acid and weak base होते हैं वो acidic होते हैं और उनका pH value less than 7 होता है। Are those of strong base and a weak acid are basic in nature and the pH value is more than 7। So जो हमारे strong base and weak acid होते हैं वो हमारे basic medium के होते हैं एंड उनका पीएच वैल्यू हमारा मोर देन 7 होता है। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म named by the combination of hydrochloric acid and the sodium hydroxide solution is called as sodium chloride। so जिसे हम NaCl कहते हैं। this is the salt that you use in your foods, जिसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द above activity that it is a neutral salt। sea water contains many salt dissolved in it। sodium chloride is separated from these salts। so sodium chloride को भी हम वहीं से मतलब निकालते हैं by the process of evaporation, जिससे हमारा जो पानी होता है वो उड़ जाता है एंड जो सॉल्ट होता है सॉल्ट कंटेंट वो वहीं का वहीं रहता है। फिर उसको हम फैक्टर्स में जाके और रिफाइन करते हैं और अच्छा करते हैं एंड फिर वो पैकेट में मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे घर पे आ जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो जितने भी हमारे सॉलिड सॉल्ट होते हैं वो हमारे फॉर्म होता है मतलब सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। These large crystals are often brown due to impurities। इसमें पहले हमारी impurities देखने को मिलती हैं। This is called rock salt और उसे हम rock salt कहते हैं। Bed of a rock salt were formed when seas of bygone ages dried up
रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। सो जो हमारे रॉक सॉल्ट्स होते हैं उनको भी हम माइनिंग करके मतलब लाइक कोल जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। डिड यू नो that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? So फिर हमने देखा है कि जो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च करके जो फ्रीडम स्ट्रगल में वो NaCl के चलते ही एक प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। सो द कॉमन सॉल्ट salt does obtain important raw materials for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. So हम यहाँ देखेंगे like substance like sodium hydroxide, baking soda, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड और सारी चीज़ें भी जो हमारी कॉमन सॉल्ट से फॉर्म होती हैं। सो फिर हमारा पहला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process because of the product form chlor for chlorine and alkali for सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हमारा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन कहते हैं। और फिर ये हमारा टूट जाता है टू फॉर्म मतलब डिकम्पोज मतलब दो डिफरेंट आयंस में टूट जाएगा एंड फॉर्म करेगा NaOH। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर-अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो हमारा NaOH बना, फिर Cl2 + H2 गैस हमारा ये फॉर्म हुआ। यहाँ पे क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। सो ये हमारे एनोड पे फॉर्म होगा एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, ये हमारा कैथोड पे फॉर्म होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is formed near the cathode. The three products formed in the process are all useful. Figures shown the different uses of these products. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे लाइक NaOH, Cl2 एंड H2। सो यहाँ पे हमारा जो Cl2 होता है हमारे वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, CFC में हमारा यूज़ होता है। देन हमारा H2 हमारा फ्यूल में, मार्गेन में, एमोनिया में, फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। फिर हमारा जो NaOH होता है डिक्रीजिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में हमारा यूज़ होता है। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous sodium chloride, उसे हम ब्राइन कहते हैं। द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो जो हमारा क्लोरीन होता है उसे यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ chlorine on dry slake lime CHO whole twice. Bleaching powder is represented by CaClO2 whole twice, though the actual composition is quite complex. बट इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है 2CaOH whole twice plus 2Cl2 will give CaClO whole twice plus CaCl2 plus 2H2O। ये हमारा फॉर्म हुआ, मतलब ये हमारा रिएक्शन है। इसमें इस चैप्टर में आपको रिएक्शन बिल्कुल मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए, मतलब आप नींद में भी ऐसे बता सको, क्योंकि रिएक्शन इसमें पूछी जाती है कि ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन क्या है। सो इस चैप्टर में आपको रिएक्शन सारी याद रहनी चाहिए। सो फिर हमारा इसके यूजेस हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर के। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching wash clothes in laundry में हमारा यूज़ होता है. As an oxidizing agent in many chemical industries में भी यूज़ होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का to make drinking water germ free. मतलब जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जितने भी हमारे जर्म्स होते हैं उसको हटाने के लिए मतलब यूज़ होता है. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास and etc. Sometimes it is added for faster cooking. So ये हमारे काफ़ी अच्छे से खाने बनाने के लिए यूज़ होता है. लाइक पकौड़ास हैं और केक के लिए भी यूज़ होता है. समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर मतलब जल्दी आपको खाना बनाना उसके लिए भी काफ़ी यूज़ होता है. ये द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ NaHCO3 होल ट्वाइस NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. ये होता है हमारा इसमें हमारा रिएक्शन है NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 will give NH4Cl plus NaHCO3. जो हमारा यहाँ पे हमारा एम्यूनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा एसन बेकिंग सोडा मतलब हम यूज़ करते हैं. डिड यू चेक द pH of the sodium hydrogen carbonate in the activity 2.14? Can you correlate why it is used to neutralize an acid? It is a mild, non-corrosive basic salt. The following reaction will take place when it is heated during the cooking. So ये एक तरह का हमारा नॉन कोरोसिव जिस पे जंग नहीं लगता है हमारा ऐसा तरह का बेसिक सॉल्ट होता है. और ये इसका फॉलोइंग रिएक्शन हम आगे देखेंगे. 2NaHCO3 in presence of heat will give Na2CO3 plus H2 plus CO2. सो ये जो हमारा NaHCO3 को हमने रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ हीट सो वहाँ से हमें मिला सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3. ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड. सो हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं हमारे घर में. सो फिर हम देखते हैं इनके यूजेस. सो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and a mild soluble acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction take place, which is NaHCO3 plus H minus from any acid. So it will give CO2 plus H2O plus sodium salt of any acid. So फिर हम आगे देखते हैं. So carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise them, make them soft and spongy. So हमारा जो CO2 फॉर्म होता है during the reaction उससे हमारा ब्रेड फॉर्म होता है केक फॉर्म होता है और वो उस केक को काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है जिससे हमें खाने में काफ़ी अच्छा लगे. सो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड. ये हमारा एक तरह का इंग्रेडिएंट भी होता है हमारे एंटासिड में. बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. और ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे एसिड जो हमारा स्टमक में होता है विच इज़ HCl और फिर उससे हमें रिलीफ हमें मिलती है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर. इसे हम यूज़ करते हैं इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है वॉशिंग सोडा. अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O which is washing soda. You can see above the sodium carbonate can obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate give washing soda. और ये हमारा इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट. ये हमारा एक तरह का बेसिक सॉल्ट होता है और इसका रिएक्शन होता है Na2CO3 प्लस
10H2O will give Na2CO3 dot 10H2. ये वॉशिंग सोडा का रिएक्शन है, मतलब फॉर्मूला है. तो फिर हम यहाँ देखते हैं what does 10H2O signify. Does it make Na2CO3 wet? We will address the question in the next section. So sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes as well. So जो हमारे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो काफ़ी यूजफुल केमिकल्स होते हैं फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फिर इनके यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के. सोडियम carbonate, which is washing soda, is used in glass, soap and paper industries में use होता है. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग होती है बोरैक्स की, उसमें भी इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है इनका. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यूजेस हम क्लीनिंग एजेंट में करते हैं, लाइक डोमेस्टिक प्रोसेस में. एंड इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर. और इसका यूज़ होता है हम जो परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए, उसमें भी इसका यूज़ होता है. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई. ये हमारा अगला टॉपिक है. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई water of crystallization. When we heat the crystals, the water is removed and the soil turns white. So जो हम देखते हैं जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जब हम ड्राई मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब उनको ड्राई कर देंगे, एंड व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव. और फिर वहाँ से हमारा जो वाटर कंटेंट होगा वहाँ से हट जाएगा एंड फिर वो जो सॉल्ट होगा वाइट हो जाएगा. फिर यही बताने की कोशिश की है. If you moisten the crystal again with water, you will find that blue color of crystal reappears. अगर आप फिर से क्रिस्टल अगर वही सेम मतलब उसमें अगर वाटर आएगा तो फिर से ब्लू टर्न हो जाएगा. Water of recrystallization is the fixed number of water molecules present in a one formula unit of salt. So ये हमारे one formula unit of salt में present होता है. 5 molecules are present in one formula unit of copper sulfate. So उसका chemical formula है, chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. ये हमारा formula होता है. Now you will have to answer the question whether the molecule Na2CO3.10H2O is wet. So one other salt which possess water of crystallization is gypsum. सो ये जिप्सम होता है हमारा जो ये फॉलो करता है प्रोसेस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन का. इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन. इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट करते हैं. इट हैज़ केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O. ये इसका फार्मूला होता है. सो फिर हम आगे देखते हैं. हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन it loses water molecules and became copper sulfate hemihydrate which is CaSO4.5H2O. This is called plaster of Paris. इसे हम plaster of Paris कहते हैं. The substance which doctor uses as plaster for supporting fractured bones in the right position. जिसे डॉक्टर यूज करते हैं फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन आफ्टर गिविंग अ हॉट सॉलिड मास. सो अगर हम उसमें वाटर मिक्स कर दें तो फिर से वो जिप्सम बन जाता है अगेन और वो हार्ड सॉलिड मास बन जाता है. सो ये हमारा फॉर्मूला है CaSO4.2.5H2O plus that 1.5H2O will give CaSO4.2H2O. ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है. नोट दैट only half a molecule is shown to be attached as a water of
क्रिस्टलाइजेशन। सो जो भी हमारा हाफ जो मॉलिक्यूल था वाटर के साथ वो अटैच था हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। हाउ यू कैन गेट अ हाफ मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन द फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मुला यूनिट्स ऑफ CSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो इसी चलते हमारा ये फॉर्म होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग toys, material for decoration and making surfaces smooth. Try to find out why is calcium hemihydrate called plaster of Paris. So हम फाइंड कर सकते हैं किस लिए हमें इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू।